हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनिंग जनरेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो IREL का एग्ज़ाम हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो इसका जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसका जो है रिज़ल्ट भी आउट हो चुका है कि कौन कौन जो है इसमें पास आउट हुए हैं। तो यहाँ जो पेपर था, आप जानते हैं कि यहाँ 150 नंबर का पेपर हुआ था। तो इसमें जो है जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आए हुए थे। जनरल इंजीनियरिंग मतलब ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके टेंथ तक के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, 10th 11 के, है ना, तो वो सारे से बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो हम इसी क्वेश्चन के जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 150 नंबर के क्वेश्चन है ना, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो विच इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिग्रेडिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस, यानी कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्सेस है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसके लिए। तो यहाँ असंरक्षित होता है। दूसरा, यहाँ गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तीसरा, कि वस्तु का कोण और अवस्थित घर्षणी बल की मात्रा को प्रभावित करता है। एंड चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट ऑफ नोबल गैसेस, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा समूह है जो उत्कृष्ट गैसें होती है। तो ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी डी ब्लॉक एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है पी ब्लॉक। तो आपको जो पी ब्लॉक होते हैं ना, तो पी ब्लॉक में जो है आपका जो एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैसेस उससे संबंधित है, ठीक है, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। स्पेसिफिक, सॉरी 3 है, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लरी एक्सप्लोसिव, यानी कि जो स्लरी एक्सप्लोसिव होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, <1, बी 0, <1 एंड डी 10। तो इसका आंसर लीजिए सी, है ना, <1 होता है स्लरी एक्सप्लोसिव की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि जो विकृति होती है, विकृति की यूनिट यानी क्या होता है ना, स्ट्रेन यानी विकृति होती है। तो इसका किलोग्राम पर सेंटीमीटर, बी है किलोग्राम पर सेंटीमीटर हो गया, फिर है न्यूटन पर mm² एंड डी है 9 यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेन में क्या होता है, आपकी एक एल होती है, लेंथ होती है, और लेंथ में परिवर्तन होती है। जब दोनों ही लेंथ में है तो इनका जो है, जैसे कि लेंथ का क्या होता है, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर लेते हैं, और इसका भी मात्रक हम मीटर लेते हैं। तो दोनों इसी वजह से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो धातु किसी दिए गए तार का जो विद्युत प्रतिरोधकत्व है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, सीधा राइट आंसर बताता हूँ, नेचर ऑफ मटेरियल पर, है ना। तो जो है इलेक्ट्रिविटी की जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर निर्भर करती है, धातु की प्रकृति के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है जो आप किस में मेजर करते हो। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ओम, क्योंकि यह बेसिक क्वेश्चन है। तो आप जब भी रेजिस्टिविटी जो मेजर करते हो आप इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर मोस्ट लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से क्या है कि विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, किसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ सीधा, 7 का ए, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी में घटती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होने लगी, यानी विस्कोसिटी यानी कि उसका गाढ़ापन कम होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 8 का, वो होने वाला है डी, यानी कि मार्बल जो है आपका जो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। बाकी जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक से संबंधित होते हैं ना, जिप्सम भी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 9 का ए, यानी कि नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक रिएक्टिव है गैसेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, जियोलाइट इज, यानी कि जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट क्या है, एक द्रव योजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। बी, पानी में कठोरता उत्पन्न करने वाला एक आयनों का उत्क्रमणीय सोडियम आयनों के साथ विनिमय करने में सक्षम होता है। सी, कैल्शियम या मैग्नीशियम का सल्फेट की वजह से उत्पन्न पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डी है ये सभी। तो 10 का आंसर होने वाला है ये सभी, है ना। तो जियोलाइट इन सभी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं इसके जो क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन के सभी विकल्प जो ऑप्शन है वो पढ़ने में भी काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नेगेटिव फीडबैक इज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का नेगेटिव क्या है फीडबैक इसमें से? तो इसका आंसर होने वाला है 11 का डी, यानी कि रेडियोस और नॉइस एंड डिस्टोरेशन। यानी कि जो है एम्पलीफायर आपने देखा होगा, जैसे कि डीजे वगैरह जो जिसको भी लगाते हैं ना, उसमें एम्पलीफायर लगा जाता है ताकि जो है इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह को कम ज़्यादा किया जा सके, है ना। तो लेकिन ये क्या बोले, रेडियोस नॉइस ऑफ डिस्टोरेशन, लेकिन नॉइस कम नहीं होता उसकी वजह से, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉ इन टू अ वायर इज कॉल्ड, यानी कि जो वायर है, तारों में खींची जाने वाली सामग्री की क्षमता क्या कहलाती है? ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डक्टिलिटी है नहीं, तार खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? इसकी लचीलापन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी बैटरी, यानी जो प्राइमरी बैटरी होती है वो क्या होती है? तो प्राइमरी बैटरी आर चार्ज वंस एंड डिस्चार्ज व्हेन दे आर एग्जॉस्टेड, है ना। कि प्राइमरी बैटरी वह बैटरी होती है जिसे एक बार चार्ज किया जाता है और बाद में फिर उसे जैसे वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसे फेंक दिया जाता है, कोई काम की नहीं रहती वो, है ना, हटा दी जाती है, जैसे कि सेल। ओके, प्राइमरी बैटरी के अंदर आपके जो है सेल आते हैं। कलर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, है ना, जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है उसका कलर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी, यानी वाइट एंड वाइट कलर्स। ओके, या कलरलेस भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन के लिए जो इसमें से सही कथन है? तो इसका ऑप्शन होगा 15 का डी, यानी कि ये सभी होने वाले हैं ना। यानी कि यह माध्यम के एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का संचरण की प्रक्रिया है, लेकिन यह माध्यम का प्रत्येक कण अपनी अवस्थिति ही रहता है। दूसरा बी, किसी सामग्री से होकर विद्युत आवेश अथवा ऊष्मा या ताप का स्थानांतरण। सी, ठोस या द्रव गैसों में उत्पन्न हो सकता है। और डी, ये सभी। तो ये सभी आ गए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर है? टेम्परेचर की यूनिट क्या है? इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है वैसे, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ, सेंटीग्रेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड, यानी कि जो एक आर्च के आधार के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है कहा जाता है? इसे क्या कहा जाएगा? स्पैन। स्पैन कहा जाता है ना, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आर्क में स्पैन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो प्रेशर है निम्नलिखित में से किस में जो है कांस्टेंट रहता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आइसोबारिक, यानी आइसोबारिक में जो है आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, पियोजोलेट्रिक इफेक्ट, है ना, इज, यानी कि जो दाब वैद्युत प्रभाव है क्या है? अनुप्रयुक्त यांत्रिकी प्रतिबल के जवाब में एक विद्युत आवेश उत्पन्न करने की कुछ पदार्थ की योग्यता। बी है ताप विद्युत प्रभाव के समान होता है, जूल प्रभाव के समान होता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का होने वाला है ए, ठीक है, इसका ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। यानी कि द एबिलिटी ऑफ अ सर्टन मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ रिस्पॉन्स टू अप्लाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, एंट्रोपी अ चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एनेट्रोपी। तो 20 का आंसर होने वाला है बी, यानी कि 0, पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज 0 एंड पॉजिटिव इन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सामग्री है ना, जो कोर बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर होने वाला है 21 का बी, यानी कि सॉफ्ट आयरन, है ना। जो सॉफ्ट आयरन होते हैं उसी का आप जो है कोर बनाते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, गोल्ड कम्स अंडर द मेटल ग्रुप्स, जो गोल्ड है वो किसके अंतर्गत है, किस मेटल के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 का बी, यानी कि प्रीसियस मेटल के अंतर्गत आता है ना। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, प्लेटिनियम हो गया, प्रीसियस मेटल है। ओके, यानी कि मूल्यवान जो है धातु है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलिका जेल इन अ ग्लास ऑफ मास्क रिमूव्स, जो सिलिका जेल होता है, ये माइंस का क्वेश्चन है ये, है ना। सिलिका जेल इन अ गैस मास्क रिमूव्स, है ना, तो सिलिका क्या रिमूव करती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 23 का बी, यानी कि वाटर पेपर को जो है सिलिका जेल रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो एक्टिव मेटल है?
तो इसका आसान है पहचानना। यूरेनियम, यूरेनियम ऐसी धातु है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी तो हम सभी लोग जो है घर में अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ अ फोर्स एंड एरिया इज नन, है ना। फोर्स एंड एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये किससे पहचाना जाता है, तो ये कहलाएगा आपका 25 का बी, यानी कि स्ट्रेस, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स अपॉन एरिया यानी किसी जगह पर हम फोर्स लगाते हैं और उसके एरिया में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है, तो इसे क्या कहेंगे आप, जो है स्ट्रेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, तो 26 का होने वाला है डी, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स जो है इन सब में से भारी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि आपके परमाणु जो भी होते हैं ना, उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इन सब में सबसे भारी कौन है, अल्फा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 27, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि FET, जो फील्ड इफेक्ट होता है ट्रांजिस्टर का, वह होता है, क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस है ना। जो ट्रांजिस्टर का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस, यानी 27 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसके वेव्स की जो फ्री स्पेस की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये सी, ऑप्शन सी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी होगी आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो आपका ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया को प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन की जो लब्धि है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन में आपकी कौन प्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, इन सर्वेइंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS, वेरी इजी क्वेश्चन, GPS का फुल फॉर्म, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, 30 का एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, which impurity atom is added to silicon intrinsic semiconductor material to make it n type of semiconductor, यानी कि सिलिकॉन को जो है n टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आपको बनाना है तो क्या मिलाया जाता है ना। तो इस बार मैं क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। सिलिकॉन नेज अर्धचालक सामग्री में कौन सा अशुद्ध परमाणु मिलाकर इसे n टाइप अर्धचालक बनाया जाता है, तो 31 का होने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फास्फोरस जो है मिलाएंगे तो जो सिलिकॉन नेज जो है अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे आप किसकी, फास्फोरस की, तो वहाँ एन टाइप अर्धचालक में बदल जाएगा, यानी कि एन टाइप अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर में परिवर्तित हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O नन इज एज, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा इस फार्मूले को, है ना, तो ये क्या लाएगा आपका कौन सा 32 का ए, यानी कि वॉशिंग सोडा आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2 जो कहलाएगा आपका वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 33, all the voltage drops and the source voltage added together in a series electrical circuit is equal, है ना। तो इसका 33 का राइट आंसर होने वाला है सी, यानी कि 0। ठीक है, यानी कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड द सोर्सेज वोल्टेज एडेड टुगेदर इन सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द 0। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आप उसके सीरीज में और वोल्टेज जोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो एक बार फिर से देख लिए हिंदी में। जो सभी वोल्ट तथा पाथ एक सीरीज इलेक्ट्रिकल परिपथ में एक साथ जोड़ी गई तो स्रोत वोल्ट के बराबर होती है ना। यानी कि एक पॉइंट आप जब सीरीज से जोड़ रहे हैं तो सभी कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना भाई, क्योंकि आप सीरीज कनेक्शन कर रहे हो तो एक पॉइंट से सभी कनेक्शन जब निकल जाएगी सीरीज में जाएगी लास्ट में स्रोत में जाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो फोटोग्राफी की यूज किया जाता था तो पुराने ज़माने में, है ना, तो वहाँ कौन सा जो रिएक्शन का यूज होता था, तो इसका जो राइट आंसर होना है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है आपका फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। 34 का बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थर्मोमेट्रिक इफेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोमेट्रिक इफेक्ट होता है, तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सीबैक इफेक्ट एंड पेल्टिटर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट, ये सभी जो है आपके
वैद्युत यानी कि जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सी बैक इज इफेक्ट। सी बैक इज इफेक्ट, तो सी बैक क्या है? तो सी बैक का आंसर होने वाला है 36 का डी, यानी कि ये सभी आने वाले हैं। कौन कौन से? यहाँ सी बैक क्या है? सी बैक एक ऐसी परिघटना है जिसमें दो असमान विद्युत चालकों या अर्धचालकों के बीच एक तापक्रम अंतर, दो पदार्थों के बीच एक वोल्टता का अंतर उत्पन्न करता है। बी एक ताप विद्युत प्रभाव है। सी एक उत्क्रमणीय होता है। लास्ट के ऑप्शन ये डी, तो ये इसका आंसर हमने बताया डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज़ अ, यानी कि जो आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो इस आपके जो टंगस्टन फिलामेंट्स की ही बनाए जाते हैं। क्यों? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये सभी। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, इसका वाष्प जो दाब है न्यून होता है, इसका तनन सामर्थ्य अच्छा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप जो है फिलामेंट के रूप में आप इसे यूज करें, किसे? टंगस्टन का। 38 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आती है? तो 38 का डी जो है टेनासिटी। टेनासिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ओके, बाकी जो है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, जो मैकेनिकल और जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, किसी भी जो धातु को पहचानने के लिए है ना, दो प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में टेंसिटी आती है। ठीक है, बाकी सब फिजिकल प्रॉपर्टी में है। क्वेश्चन नंबर 39, द पार्ट ऑफ सर्विंग विच डील्स विथ द मेजरमेंट इन अ वर्टिकल प्लेन इज नन, यानी कि सर्विंग का वह पार्ट कौन सा है जिसमें जो है वर्टिकल लेवलिंग में माप संबंधित है, वर्टिकल लेवलिंग से माप संबंधित है, तो इसे क्या कहेंगे आप? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है लेवलिंग। लेवलिंग इज द पार्ट ऑफ द सर्विंग विच डील्स द measurement in the vertical plane is known as. Okay, question number 40, the maximum load which the soil can take per unit area without yielding our displacement is called, यानी कि वह अधिकतम भार जो मृदा बिना उपज या विस्थापन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उठा सकती है उसे कहेंगे क्या? तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी कि असर क्षमता या बियरिंग कैपेसिटी है ना, वह अधिकतम भार जो मृदा बिना उपज या बिना डिस्प्लेसमेंट के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उठा सकती है, उससे क्या कहेंगे आप? बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इफ एंड रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन देन इट्स इक्विलेटरल रेजिस्टेंस इज, यानी कि यदि प्रत्येक आर प्रतिरोध वाले तार को एन समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा राइट ऑप्शन ए, आर अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, जावा। जावा जो है आपकी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी निम्नलिखित में से इसे एक पैसिव सर्किट के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है रजिस्टर। रजिस्टर इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे हम पैसिव कंपोनेंट के रूप में यूज करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सॉलिड बॉडी सच एज अ रॉक टू फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग एन एक्सप्लोसिव इज नन। प्रोसेस ऑफ अ सॉलिड बॉडी है ना, कि यानी कि जो प्रोसेस ऑफ सॉलिड बॉडी सच एज रॉक फ्रेगमेंट्स, यानी कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप जो है किसी रॉक को अगर फ्रेगमेंट करने तोड़ते हैं एक्सप्लोसिव की सहायता से, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन अ टमाटो, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड टमाटर में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑक्सलिक एसिड, यानी कि ऑक्सलिक एसिड जो है ऐसा आपका टमाटो में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, टार्क इज, यानी कि टार्क जो है निम्नलिखित में से है, तो टार्क है क्या? तो 46 का आपका हो जाएगा ये सभी है ना, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज अवर चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। बी है और वेक्टर क्वांटिटी। सी है आल्सो कॉल्ड अ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो ये सभी जो है आपका टॉर्क में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, when lime is added to a water its pH, यानी कि जो अगर आप जो वाटर में आप लाइम मिलाते हो या चूना मिलाते हो तो इसकी pH में क्या होगा? तो pH
बढ़ेगा घटेगा कम हुआ है ना, वही पूछ रहा है वो क्वेश्चन। तो 47 का हो जाएगा आपका ए, इंक्रीज हो जाएगी है ना, तो पीएच जो है वाटर की जो है इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। तो राइट आंसर होने वाला है इसका किलोवाट आवर है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट होने वाली है वह होने वाली किलोवाट आवर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपेटेंट्स अवर गोबर गैस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस है गोबर गैस में होती है, कंपोनेंट्स है ना। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं गोबर गैस में आपके, मेथेन हो गया, बी कार्बन हो गया, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होने वाला है ये सभी, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके जो है कंपोनेंट्स आपके गोबर गैस में कंटेंट होते हैं। मेनली उसमें सबसे ज़्यादा होता है मेथेन गैस का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी अदर गैसेस भी उसमें होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द मिनरल डिपॉजिट इन अ सॉलिड रॉक इज कॉल्ड, यानी कि जो मिनरल का जो डिपॉजिट होता है इन सॉलिड रॉक में से क्या कहते हैं, ओर, यानी कि जो मिनरल डिपॉजिट इन सॉलिड ब्लॉक इज कॉल्ड ओर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और बचे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अ रीड ऑनली मेमोरी रोम इज अ मेमोरी, जो रोम है वो किस टाइप की मेमोरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया उसने, क्योंकि रैम और रोम दोनों होती है, ठीक है। तो रैम और रोम के अंतर्गत ये जो आता है आपका रोम जो है नॉन वोलेटाइल में आता है और रैम आपकी वोलेटाइल में आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, द पर्पस ऑफ अ हीट ट्रीटमेंट इज टू चेंज, यानी कि जो हीट ट्रीटमेंट जो होता है पर्पस जो क्या होता है इसका हीट ट्रीटमेंट का, आपका जो किस में परिवर्तन करता है। तो 52 में आपका जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। द पर्पज ऑफ अ हीट ट्रीटमेंट इज़ टू चेंज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए जो है आप जो है हीट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। थर्मल रेडिएशन क्या है ना निम्नलिखित में से। तो थर्मल रेडिएशन में आपका ये सभी आने वाले, क्यों, क्योंकि देखिए किसी पदार्थ से उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो पदार्थ की ऊष्मा की वजह से होता है। दूसरा, के अभिलक्षण इसके तापमान पर निर्भर करते हैं। सी, आम घरेलू रेडिएटर या इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा उत्सर्जित अवरोक्त इंफ्रारेड विकिरण है, और ये सभी तो थर्मल रेडिएशन में ये सभी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द मेन पर्पज ऑफ एनेलिंग इज टू, यानी कि एनेलिंग करने का मेन पर्पज क्या होता है। तो एनेलिंग करने का मेन पर्पज होता है इम्प्रूव अ मैकेनिबिलिटी, यानी कि जो इम्प्रूव है उसकी मैकेनिबिलिटी को सुधार करना होता है इसका मेन पर्पज ऑफ एनेलिंग। क्वेश्चन नंबर 55, द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू बॉन्ड विथ ईच अदर इज नॉन एज, यानी कि दो जो परमाणु हैं अलग अलग है ना, दो अणु है ना, दो अणुओं को आपस में जोड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला 55 का एडहेशन कहलाता है, यानी कि दो अणुओं को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाएगी क्या कहलाएगी, उसे आसंजन कहेंगे हिंदी में, ठीक है ना। 55 का ए, ठीक है, एडहेशन इंग्लिश। 56, अ नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनोमीटर की इक्वल होता है, नैनोमीटर इज इक्वल टू हुआ तो 10 की पावर 9 इज इक्वल टू अ नैनोमीटर इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अजैवनीकरण है। तो 57 का डी जो है ऑल दिस, यानी कि ये जो सभी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, ये प्लास्टिक स्ट्रॉन्स, ये क्या है, ये जो बायोडिग्रेडेबल जो यानी कि जो आपके वाटर में जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं ना, जो भी चीज़ें, तो उसमें ऑक्सीजन को जो खा लेते हैं, कौन खाते हैं, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो खाते हैं, लेकिन जो डिग्रेडेबल में जब होगा तो ये इन चीज़ों को नहीं खा पाते हैं बायोडिग्रेडेबल की वजह से। तो ये सभी चीज़ें क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, डायमंड हार्डनेस नंबर इज, डायमंड तो सबसे हार्डनेस है, इसका राइट आंसर होने वाला है ए है ना, 10 होगा है ना। डायमंड की हार्डनेस जो होती है सबसे अधिक होती है, 10 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, फूड जो मटेरियल होते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है फूड में। तो 59 को होने वाला है आपका बी, नाइट्रोजन का जो है आपका प्रिजर्वेट किया जाता है फूड मटेरियल में, यानी कि जो भी आपके जो चिप्स पैकेट होते हैं या भी जो भी पैकेट वाली चीज़ें आती है उसमें जो आपका नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे फूड। CO गैस जो है आपकी क्या है, तो CO गैस इज हैवियर देन एयर, ठीक है। तो 60 का क्या होने वाला है ए,
सॉरी, हाँ ए होने वाला है 60 का, लाइटर देन अ एयर, क्योंकि एयर के जो जो क्या बोलते हैं, एयर के सापेक्ष जो है आपकी जो CO जो है हल्की होती है उसकी तुलना में, ठीक है। और CO की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, CO की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी, ठीक है, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वहाँ होती है 0.967 होगी, ओके, ठीक है। और एयर की 1 मान के चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61, द नंबर ऑफ अ किलोवाट्स इन 2 मिलीवाट्स, यानी कि 200 मिलीवाट में किलोवाट की संख्या होगी, कितनी किलोवाट की संख्या होगी 200 मिलीवाट में, तो 61 का होने वाला है आपका C, यानी कि 2 की घात -4 जो है 10 जो है आपका किलोवाट की संख्या होगी, है ना, 200 मिलीवाट पर। क्वेश्चन नंबर 62, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ट्रेड्स इन अ स्टेयर इज कॉल्ड, यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ट्रेड्स, यानी कि एक सीढ़ी में किन्हीं दो आसन ट्रेड्स के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाएगी आपकी, तो ये कहलाएगी आपकी राइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन अ पैरेलल ऑफ अ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, यानी कि जब सोडियम को पानी में गिराया जाता है तो तब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 63 का ए, यानी कि आग पकड़ लेती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी कि जैसे आपको मना किया जाता है ना, जब कभी आप लैब में गए होंगे तो वहाँ पे आपको बोला गया होगा आपके टीचर के द्वारा कि सोडियम को कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए, है ना, इसलिए क्योंकि वहाँ आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 64, बक्साइट इज़ द प्राइमरी ओर ऑफ, यानी कि जो बक्साइट है वो किसका प्राइमरी ओर होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 64 का ए, यानी कि एल्यूमिनियम का ये जो है बक्साइट है ना उसका प्राइमरी ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 65, वाट इज अ लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है, ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज अ लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये सभी, यानी कि इट इज अ स्पेशली टाइप ऑफ PN जंक्शन डायोड, इट कैन बी इमिटेड लाइट व्हेन इट इज इन द फॉरवर्ड बेस्ड state and is made of a special type of a semiconductor in GaN, ओके, ये सभी इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66, द नोबल गैसेस उत्कृष्ट गैसेस है क्या, तो ये सभी होने वाली है ना, इज बोथ 18 ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक ग्रुप्स एंड बिलोंग्स टू अ P ब्लॉक्स, है ना, 18 ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक ग्रुप्स एंड बिलोंग्स ऑफ P ब्लॉक, ठीक है, ये सभी उत्कृष्ट गैसें का है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ फोर्स एंड कोहेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो कोहेशन है जो एग्जाम्पल है इन लोगों का, ठीक है, तो नन ऑफ दीज, यानी कि निम्नलिखित में से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो फोर्स कोहेशन यानी कि असंजन बल का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, द पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस एंड विच इज यूज्ड बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक इज नन, है ना, द पोर्शन ऑफ द रोड यानी सड़क की सतह का वह भाग जो वाहनों के यातायात के दौरान उपयोग किया जाता है कहलाता है। एक्सप्रेस वे, आधार, कैरीवेज एंड डी है ये सभी, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये कैरिज वे जो है सड़क की सतह का वह भाग होता है जो वाहनों के यातायात के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, इन एन इकोसिस्टम द डीकम्पोजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम है जो डीकम्पोजर है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स, ठीक है, यहाँ इकोसिस्टम का डीकम्पोजर है इन ऑर्गेनिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 70, रेशियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इन UHF रेंज प्रोपेगेट्स बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, यानी कि जो UHF जो रेंज में रेडियो आवृत्ति सिग्नल के साधन से संचरित होती है, किसके साधन से संचरित होती है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, स्पेस वे की सहायता से, यानी कि जो आकाश तरंगे है UHF वे रेडियो तरंगे आकाश तरंगे के साधन से संचरित करती है। क्वेश्चन नंबर 71, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एयर वेलोसिटी, यानी कि माइंस में एयर की वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एयर की वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए आप हमेशा एनोमीटर का यूज करते हैं माइंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, इन ए गैल्वेनिक सेल द ऑक्सीडेशन, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन जो होता है किसका जैसे होता है ना 72 का, तो इसका राइट आंसर होने वाला बी, यानी कि टेक प्लेस इन एनोड, यानी कि एनोड से संपन्न होता है, यानी कि जो आपका जो है ऑक्सीडेशन किससे संपन्न होता है, एनोड सेल से। क्वेश्चन नंबर 73, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सन एनर्जीज टू जनरेट एनर्जी टू लाइट अ बल्ब इन्वॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनटू अ एनर्जी, यानी कि एक बल्ब जलाने के लिए जो ऊर्जा जनित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा के निष्कर्षण में खालिस्तान
ऊर्जा का खालिस्तान ऊर्जा में रूपांतरण शामिल है, तो वह कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 73 का, वो होने वाला है 73 ए, यानी कि सोलर और इलेक्ट्रिक, यानी कि सोलर इंजन जो सोलर एनर्जी उसका कंजर्वेशन होता है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 74, द अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लोस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ आफ्टर ऑल लूजेस हैव टेकन प्लेस इज कॉल्ड। द अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऑफ द आफ्टर ऑल द लूजेस हैव टेकन प्लेसेस इच कॉल्ड, यानी कि जो अमाउंट ऑफ जो वाटर है सरफेस का, जो अर्थ है, सभी हानियों के बाद में भी जो सरफेस पे बहता हुआ पानी, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि रन ऑफ कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप एक बार और देख सकते हैं हिंदी में, यानी कि सभी हानियों के बाद पृथ्वी की सतह पर बहने वाले जल की मात्रा कहलाती है क्या? रन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंस्टिट्यूट ऑफ हिंदुस्तान, यानी निम्नलिखित में से क्या हिंडीलियम का घटक, हिंदुस्तान पढ़ लिया था, सॉरी मैंने, हिंडीलियम है वो, तो हिंडीलियम का घटक है 75 का। ये सभी जो है हिंडीलियम के घटक कौन कौन से? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम जो है हिंडीलियम के घटक हैं, यानी कि हिंडीलियम एक क्या है? मिश्र धातु है। द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री इज इक्वल टू अ केल्विन स्केल इन 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस, जो इक्वल केल्विन क्या होता है किसके? तो 300.15 केल्विन जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 77, परसेंटेज ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक बाय वेट इन अप्रॉक्सीमेट, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो वेट होता है ऑक्सीजन का बाय वेट के हिसाब से कितना होता है? 23% होता है। ओके, बाय वेट आपका 23 होता है और बाय वॉल्यूम होता है आपका कितना? 20.93। ओके, बाय वॉल्यूम एंड बाय वेट 23। ओके, दैट्स क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट चेंजेस इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि निम्नलिखित में से क्या मूल विमा में से विमा में परिवर्तन को प्रस्तुत करता है या करती है? विकृति। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था, विकृति क्या होती है कि जैसे आप किसी तार का, एक ये तार है, ठीक है, नॉर्मल तार है, अब इसको खींच रहे हैं आप, इसकी तार की लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो दोनों की L/L है ना, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएंगे, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस, ये वाली यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, इफ द करेंट इज डबल द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, यानी करंट डबल करने से क्या हीट डबल हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बिकम 4 टाइम्स, यानी कि करंट डबल करने से आपकी जो हीट प्रोड्यूस होने वाली है वह भी 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी बीटन इनटू अ शीट्स इज कॉल्ड, यानी किसी पदार्थ को पीट कर चादर बदलने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर होने वाला है 80 का डी, यानी कि आघातवर्ध्यता, यानी कि मेलेबिलिटी कहलाती है। तार खींचने की शक्ति आपको क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी। ठीक है, एंड जो चादर बना रहे, पीट पीट कर चादर बना रहे हैं आप इसको, तो उसको क्या कहलाएंगे आप? जो है मेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, सोर्सेस ऑफ मिनरल डिपॉजिट आर, यानी कि जो सोर्सेस ऑफ जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है वॉल्केनोस एंड हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि जब कभी भी जो भी मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे आए हैं? वॉल्केनो की वजह से ये आए हैं, या हॉट स्प्रिंकल्स हुए उनकी वजह से जो आपका जो डिपॉजिट हुए हैं मिनरल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ना एक्यूरेटली, वो कौन सा डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 82 का डी, यानी कि जो लिस्ट होता है ना किसी भी डिवाइस का, यानी कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें एक लिस्ट काउंट होता है, वो लिस्ट काउंट जो उसके एक्यूरेटली को मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एक स्केल होती है छोटी सी, उसमें सेंटीमीटर होते हैं, तो उसमें हम एक्यूरेटली जो मेंटेन करने के लिए क्या लेके चलते हैं? mm लेके चलते हैं, 1 mm, है ना, तो ये होगा इसका लिस्ट काउंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, सबसे छोटा, ये तो हो गया 83, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जाता है? इसका तो राइट आंसर आपको बहुत ही आसानी से पता होगा 83 का आपको डी, यानी कि ब्रास जैसी धातु है जो है कि चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता। स्टीम हीट इंजन, यानी कि स्टीम हीट इंजन क्या है?
तो स्टीम हीट इंजन इज एन एक्सटर्नल कंबंशन इंजन है, ठीक है, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन है। स्टीम इंजन एक बाह्य दहन इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 85, द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस 3 एम्पियर्स ऑफ करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर इज, यानी कि एक किसी 100 प्रतिरोधक से होकर 3 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने वाली अपेक्षित वोल्टता होगी, कितनी होगी? 85 का ए, यानी कि 300 वोल्ट होगी, यानी कि जो प्रतिरोधक से होकर 3 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने की जो अपेक्षित वोल्टता होगी वहाँ होगी 300 वोल्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल जो है बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए? कंडक्टर है ना, यानी कि चालक। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 86 है ना, 86 का सी, सिल्वर। जो सिल्वर के जो सर्किट्स होते हैं ना, जो वो कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी फ्लो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो अगर आपको करना है तो सिल्वर इज़ द बेस्ट सर्किट फॉर यूजिंग कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 87, खालिस्तान टेस्ट आर यूज टू इंडिकेट टफनेस ऑफ अ मटेरियल अंडर द शॉक लोडिंग कंडीशन, यानी कि शॉक लोडिंग जब टेस्ट करना होगा किसी भी मटेरियल के लिए तो वहाँ जो टेस्ट कहलाएगा, टफनेस कहलाएगा, किस कंडीशन के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 87 का वो होगा इम्पैक्ट, यानी कि इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू इंडिकेट टफनेस, यानी कि टफनेस को टेस्ट करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट का यूज करते हैं ना शॉक लोडिंग कंडीशन पर। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन द बबल्स इज इन द सेंटर ऑफ द बबल ट्यूब द बबल लाइन इज, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 88 का सी, हॉरिजॉन्टल। जो आपकी जो बबल ट्यूब होती है इंस्ट्रूमेंट में, है ना, आप सर्वे करते होंगे तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो बबल होता है वह कैसा प्रेजेंट करेगा आपको? बुलबुला हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ अ रोटन एग स्मेल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो रोटन अंडे की तरह, है सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करते हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है H2S। क्वेश्चन नंबर 90, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ, यानी कि जो गैल्वेनाइज्ड जो आयरन होता है इसमें किस में कोटेड करते हैं? तो इसका आंसर आपको पता होगा आसानी से, 90 का बी, यानी कि जिंक जो है आप जो है इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, लिंचिंग इज, यानी कि लिंचिंग क्या है? तो लिंचिंग इज अ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस इज इन माइनिंग और एक्सट्रैक्शन वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम ओर। तो इसका राइट आंसर क्या है? 91 का ए है, ठीक है, 91 का ए, यहाँ प्रोसेस है कीमती खनिज निकालने की रासायनिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ रिमेन सेम व्हेन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पैरेलल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, यानी कि वोल्ट जो है आपका समान रहेगा। अगर किसी भी कनेक्शन को आप जैसे है पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका जो है वोल्ट क्या रहेगा आपका समान रहेगा, ठीक है, दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, ओम लॉ स्टेट दैट, यानी कि जो ओम का नियम कहता है, क्या कहता है? बहुत बार पढ़े होंगे आपने 93, है ना, V बराबर I/R, ये इसका नियम है ओम का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेचर सेंसिटिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से क्या तापक्रम सुग्राही है? तो राइट आंसर होने वाला 94 का थर्मिस्टर इज इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एवोल्यूशन एंड डायनेमिक ऑफ द अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी खालिस्तान पृथ्वी की संरचना, विकास और गति की और इसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन क्या कहलाता है ना, पृथ्वी के अध्ययन के बारे में जो भी विकास रचना हुआ तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा आपका 95 का? तो ये कहलाएगा आपका भूविज्ञान या जियोलॉजी, है ना। जियोलॉजी में आप ये जो सभी चीज़ें यानी पृथ्वी की संरचना के विकास के बारे में जानकारी, ये सब चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कोरेजन रेजिस्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है धातु संरक्षण प्रतिरोधी है? तो इसका राइट आंसर होगा 96 का बी, यानी कि टिन एक ऐसी धातु है जो धातु संरक्षण प्रतिरोधी है। क्वेश्चन नंबर 97, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर ऑफ आवर रिमूविंग मॉइस्चर आवर शेप रिप्रेजेंट इन फ्रेशली फेल्ड ट्री इज नन,
ड्राइंग टिम्बर, रिमूविंग मॉइस्चर एंड इन फ्रेशली फेल्ड ट्री इज नन, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका 97 का ए, यानी कि सीजनिंग। जो सीजनिंग द प्रोसेस इज ड्राइंग अ टिम्बर, रिमूविंग मॉइस्चर एंड से प्रेजेंट, ये कहलाएगा आपका सीजनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ऑफ 5 एम्पियर्स फ्रॉम 150 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर 150 वोल्ट स्रोत से 5 एम्पियर लेता है, तो तापन तत्व का प्रतिरोध लगभग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, है ना। तो 30 जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली इतना हीटिंग एलिमेंट होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉज्ड ओजोन होल, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारण है जो ओजोन में होल करता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये सभी, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी जो है म्यूटेशंस, ग्लोबल वार्मिंग हो गया और स्किन कैंसर, ये जो है ओजोन छिद्र द्वारा निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? अगर ओजोन में जो छिद्र हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको प्रभावित करेंगे, है ना। तो ये उनसे ये सभी चीज़ें जो है आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, वर्क इज मेजर्ड, है वर्क को किस में मेजर किया जाता है? तो वर्क का आपका जो है जूल में मेजर किया जाता है ना, 100 का सी। तो इस प्रकार से हमने अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है और भी नए नए वीडियोज़ वगैरह मिलते रहें, है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे के सारे आज ही डिस्कस कर देंगे, सारे खत्म कर देंगे आज ही, ठीक है। सेक्शन 2 पार्ट 2, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, चूज़ द ऑप्शन विच इज़ द प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी कि फ़ोटो का जो प्लूरल फॉर्म होगा वह कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, यानी कि जो फोटोज़ जो इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज़ द अपोजिट इज मीनिंग टू द अंडरलाइन द वर्ड माई फ्रेंड हैज़ एन अवेरेशन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसका हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड लेना है, ठीक है ना। तो अवेरेशन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अफेक्शन, है ना। तो अफेक्शन इज़ द राइट आंसर फॉर द वर्ड, क्योंकि उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा अफेक्शन हो जाएगा। अफेक्शन यानी स्नेह करना और अवेर्सन यानी हो जाएगा आपका घृणा करना। क्वेश्चन नंबर 103, फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट द गिविंग 4 चॉइसेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस डैश ह्यूज फीस बट दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, चार्ज। प्राइवेट कॉलेज चार्ज ह्यूज फीस, है ना। तो क्योंकि भाई यहाँ पर चार्ज ही आएगा, क्योंकि चार्ज ही तो करते हैं, कलेक्ट थोड़ी ना करेंगे। कलेक्ट ह्यूज फीस जमा नहीं करें ना, आस्क करें नहीं टेक करेंगे, तो आस्क टेक तो वैसे ही कट हो जाएगा, चार्ज ही आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, इन दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज आउट विच ऑफ द वन इज करेक्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा वर्ड है जो सही तरीके से लिखा हो, जिसकी स्पेलिंग सही हो? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी, गारंटी। गारंटी इज द राइट स्पेलिंग GUARANTE, guarantee is the right answer. Question number 105, choose the option of which is the best expression the meaning of the given item phrases in the door do doldrums। ओके, तो जो doldrums का जो है फ्रेज क्या होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, टू बी इन अ लो स्पिरिट्स, है ना। टू बी इन अ लो स्पिरिट्स जो है डोल्ड्रम्स का जो है फ्रेज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 106, चूज द ऑप्शन विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन द वर्ड, यानी कि हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का जो है प्लूरल फॉर्म कौन सा होने वाला है? तो हाइपोथेसिस का जो प्लूरल फॉर्म होने वाला है जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथेसिस, THESES, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया है, हम आई को हटा के SE वर्ड लगाते हैं, ये प्लूरल फॉर्म का एक रूल होता है। आई को हटा के एस को हटा के क्या लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज़ द नियरेस्ट मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड, सीमा इज नॉट सीन even smiling these days, she is rather pensive। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 107 का थॉटफुल, यानी कि सीमा इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दिस डेज, यानी कि सीमा ने उस दिनों को देखते हुए भी स्माइल नहीं किया। सी इज रैदर पेंसिव, यानी कि वहाँ क्या थी, दुखी थी ना। थॉटफुल किसे दुखी थी?
क्योंकि वो कुछ सोच रही होगी इसलिए दुखी थी। क्वेश्चन नंबर 108, यानी कि निम्नलिखित में से जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है उसे चूज़ करना है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है, कैरियर की स्पेलिंग में, ठीक है, 108 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। In this question, the first and the last part of a sentence are given and labeled as first and second respectively. The rest of the sentence is broken into four parts labeled A, B, C, D, and choose the most appropriate option that's form a completely meaningful sentence. First है, according to a report by the United Nations, A, diaspora population in the world, B, living outside, C, India has two largest, and D है 18 million people from the country, तो their homeland, ठीक है, फर्स्ट में ये आ गए और सेकंड में आपका देयर होमलैंड। तो 109 का जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ये सी, ए एंड डी, बी। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ना ए बी सी डी, इनको एक सीक्वेंस में लिखा गया है। जैसे कि पहले क्या लिखा है सी, यानी कि पहले इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट, यानी पहले इंडिया जो है आपका लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। इसका जो आंसर था आपने बताया था 109 का सी बताया था, ओके। तो इसमें क्या है, पहले सबसे पहले इंडिया हैज़ लार्जेस्ट आ जाएगा, फिर सेकंड पर आएगा आपका डिस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड डी है 18 मिलियन पीपल फ्रॉम द कंट्री लिविंग आउटसाइड, ओके, देयर होमलैंड, ओके। तो ये जो इसके जो है इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है इसको आंसर जो लिखना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। दैट हैज़ गॉट टू बी अ ब्लैंक मूवी आई हैव एवर सीन। दैट हैज़ गॉट टू बी अ, तो इसमें से कौन सा जो है मूवी के लिए सही जो है इसने आएगा, आई हैव एवर सीन। तो 110 का होने वाला है बी, द रोस्ट, यानी कि दैट हैज़ गॉट टू बी द रोस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, एवरी वन कुड सी दैट इट वॉज अ प्री जुडिशियल डिसीजन। प्री जुडिशियल डिसीजन यानी कि सभी लोग कह रहे थे, उनमें सभी लोग कह रहे थे कि हाँ एक जो है प्री जुडिस जो है डिसीजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनबेस्ड, यानी कि अनबेस्ड यानी कि प्री जुडिशियस डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, ब्रिंग टू लुक, इसका ब्रिंग टू लुक का जो हो जाएगा फ्रेज बताना है आपको, क्या होगा ब्रिंग टू लुक का फ्रेज हो जाएगा आपका ये टू पनिश, यानी कि ब्रिंग टू बुक हो जाएगा आपका टू पनिश। क्वेश्चन नंबर 113, सेम वही क्वेश्चन है जो भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। रीअरेंज करना है सेंटेंस को। ए फर्स्ट में दिया हुआ है मोर दैन 1.91 लाख बेनिफिशियर्स, एंड सेकंड जो है सेंटेंस आपका अगेन कोविड-19। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको आपको रीअरेंज करना है। तो मैं इसका डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। इसका राइट आंसर होने वाला है 113 का होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले पर आएगा हैव बीन वैक्सीनेटेड, फिर वन ऑन अ डे 1, फिर सी आ जाएगा आपका ऑफ द मैसिव, एंड डी आ जाएगा नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है क्वेश्चन को राइट आंसर होने वाला था। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 आ गया यहाँ पर ना, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, ओके। अब जनरल एप्टीट्यूड आ गया यहाँ पर। इंडिया सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑफ 11 नवंबर ऑफ एवरी ईयर्स ऑफ अ नेशनल एजुकेशन डे, यानी कि इंडिया जो है अपना नेशनल एजुकेशन डे कब मनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 150, द फेमस अजंता केव्स, द बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, यानी कि जो फेमस अजंता गुफा है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 115 का वो होगा ए, यानी कि महाराष्ट्र में है इसका, है ना। तो महाराष्ट्र के राज्य में जो है अजंता गुफाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 116, विच मेटल इज यूज टू फिलामेंट इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट है जिसे हम लाइट के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला है टंगस्टन, ठीक है ना। टंगस्टन का ही हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, थॉमस कप इज मेन इंटरनेशनल इवेंट एसोसिएटेड विथ विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम्स। थॉमस कप यानी निम्नलिखित में किस मतलब प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो है थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है।
If the principal is 100 rate of interest 10% of rupees and the time period 219 days, then the simple interest is, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए पूछा है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ सीधा डी, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा जो कि मेरा और आपको दोनों को नुकसान करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 एट मोस्ट हाउ मेनी इंटीगर्स कैन बी ग्रेटर देन 0 इफ़ द एवरेज ऑफ 15 इंटीजर्स इज 0, यानी कि यदि 15 पूर्णांकों का औसत शून्य है तो अधिकतम कितने पूर्णांक शून्य से अधिक हो सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ सीधा, इसका आंसर होने वाला है डी, है ना, यानी कि 14 जो होंगे ऐसे पूर्णांक होंगे जो शून्य से अधिक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑन 10,000 ऑफ 14 ईयर्स एट 2% एनम विल बी, देखिए यहाँ पर CI पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 120 का होने वाला है डी 612.08। क्वेश्चन नंबर 121, ये सीरीज क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे सीरीज चली हुई है, तो इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आएगा, तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ सीधा 81, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 द ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब्स, जो ओजोन लेयर है वो क्या अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है वो अवशोषित करती है, ऑप्शन नंबर सी 122 का सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 123 व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली इफ ईच चाइल्ड हैज़ एटलीस्ट वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 123 का सी यानी कि 4, यानी कि यदि प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक भाई और एक बहन है तो एक परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, ये जो लिखा हुआ है रीअरेंज, तो यहाँ पर तो आपको सीधा है जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट उनका अपोजिट पूछा है, ठीक है, ABCD, ई का अपोजिट कौन होगा, इवनिंग होगा, सीधा राइट आंसर, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर तो, ठीक है। द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम चलती है हम लोगों के यहाँ पर, है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया, एरिया वाइज कौन सा स्टेट जो सबसे छोटा है, तो इसका राइट आंसर होगा गोवा, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 126 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वही हो गया यार, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ हाउस इज ऑफ 15,000 एंड इट्स कॉस्ट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एनम, व्हाट विल बी द इट कॉस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर के बाद उसका जो कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में कॉस्ट इतना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 66,550 रुपीज़, ओके। क्वेश्चन नंबर 128 विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, तो 128 का हो जाएगा आपका सी, सहारा ऐसा जो है डेजर्ट है जो सब ट्रॉपिकल है इन द वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 129 किसी काम को ए अकेले 15 दिन में और बी अकेले 20 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों साथ मिलकर 4 दिन में काम करे तो काम का कितना हिस्सा बच जाएगा, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, है ना, 8/15 इतना हिस्सा बच जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 130 एक महिला जो है 15 प्रति किलोग्राम कीमत पर किस्म 1 का थोड़ा सा नमक खरीद कर 18 प्रति किलोग्राम प्रति किस्म 2 का नमक एक साथ मिश्रित करके 16 किलोग्राम प्रति कीमत पर तैयार करती है, इस मिश्रण में किस्म 1 के नमक से किस्म 2 के नमक की मात्रा का अनुपात कितना है, एक नमक का पैकेट लिया उसने 15 रुपये किलो वाला और दूसरा नमक का पैकेट लिया उन्होंने 18 किलो वाला, अब दोनों को मिलाकर उसने प्राइस रख दी 16, तो इसमें जो है आपका मिश्रण का जो नमक का क्या अनुपात रखा, ठीक है, तो वह अनुपात पूछ रही है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 131 संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है
किस चीज़ के लिए? शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है पेरिस। ठीक है, तो पेरिस जो है शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों का मुख्यालय है पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 132, यदि 6 साइकिलों का विक्रय मूल्य 4 साइकिल की लागत मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 132 का राइट आंसर होगा बी, यानी 33.33% जो है हानि होगी। 6 साइकिलों का विक्रय मूल्य 4 साइकिलों के बराबर, यानी 6 साइकिल का मूल्य 4 साइकिल के बराबर, हानि होगी ना सीधी सीधी। क्वेश्चन नंबर 133, अंकों 1, 2 और 3 को दोहराए बगैर प्रयोग करते हुए 3 अंकों की ऐसी संख्या कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 6 से विभाज्य हो? 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जो 6 से विभाज्य हो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 संख्या होगी ऐसी जो 6 से विभाज्य होगी, तीनों संख्याओं को मिलाकर बनाने वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 134 का वो होने वाला है सी, यानी कि महात्मा गांधी, यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यहाँ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक आत्म। क्वेश्चन नंबर 135, 1 कॉमा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, 3/4 के इक्वल है। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ सीधा, इसका आंसर होगा 135 का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है 1/1 रेशियो 3/4 इज इक्विवेलेंट टू, तो वहाँ हो जाएगा 4/3 के। ठीक है, रेशियो ही पढ़ेंगे उससे शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 136, पाइप एक्स एक टैंक को भरने में 20 मिनट समय लेती है और उस टैंक को भरने में पाइप एक्स से 4 गुना तेज है। यदि पाइप एक्स और वाई दोनों एक साथ खोल दी जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 136 का हो जाएगा 4 मिनट। ठीक है, क्योंकि 4 गुना तेज़ी से चल रहा था ना पाइप वाई एक्स के मुकाबले, इसलिए 4 मिनट में ही भर दिया दोनों ने मिलके। फाइंड अ रॉन्ग दैम, यानी इनमें से कौन सा जो है रॉन्ग है सीरीज़ में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर 137 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 129। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, यानी कि एक आदमी सुबह सूरज की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है और कुछ देर बाद वह अपनी और बाएं मुड़ जाता है, बाद में फिर वहाँ बाईं ओर मुड़ा आदमी अब किस दिशा में जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 138 का वो होने वाला है पश्चिम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, निर्देश यानी निम्नलिखित में से प्रश्न 4 में शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और चौथा एक अलग शब्द है, तो अलग शब्द चुनें। तो निम्नलिखित में से कौन सा अलग शब्द है, वो अलग शब्द चुनना है हमें 139 में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बैडमिंटन जो है इन सबसे थोड़ा सा अलग है। हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस में एक चीज़ कॉमन आती है, क्या? वो होती है बॉल। ठीक है, लेकिन बैडमिंटन का कुछ अलग ही है, एक जैसे होते हैं ना। हॉकी में भी एक बॉल होती है, बैट होता है, क्रिकेट में भी एक बॉल एक बैट, और टेबल टेनिस में भी होता है, लेकिन बैडमिंटन में वो बैट होती है और एक चिड़िया होती है ना। क्वेश्चन नंबर 140, यदि एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग 75 वर्ष है और माँ की आयु बेटी की आयु की दुगनी है तो माँ की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 140 का वो होने वाला है ए, यानी कि 50 वर्ष की होगी माँ की आयु। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, तो चौथा शब्द एक अलग है, तो शब्द अलग कीजिए। सर्कल, ट्रेंगुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। सर्कल समझ में आता है, ट्रिंगल और स्क्वायर, तो इन सब में जो है जो आपका सर्कल है, सर्कल थोड़ा सा आपका अलग है। ठीक है, राइट आंसर 141 का ये हो जाएगा आपका सर्कल है ना, तो सर्कल जो इसमें से अलग है। ट्रिंगल, स्क्वायर और जो रेक्टेंगुलर किसी न किसी रूप में एक जैसे होते हैं। सेम इसमें से आपको सीरीज दिया है, इसमें से रॉन्ग पता करना है। तो रॉन्ग इसमें हो जाएगा 142 का सी जो रॉन्ग ऑप्शन नंबर, यानी कि सीरीज का जो है 0 जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर में सी में वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट अमॉन्ग द
प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है सोलर जो प्लैनेट्स है जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट सिस्टम है अपने सोलर पैनल में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तो वीनस इज द ब्राइटेस्ट अमंग द प्लैनेट सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 144, इन अ रेस्ट आभा स्कोर्ड more than Budhi and Chatur scored less than Abha. Who had the lowest score? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 144 का डी, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर जो जानकारी सही से दी नहीं गई, इसलिए इसका आंसर ये होगा डी। क्वेश्चन नंबर 145 वही है, निम्नलिखित में से प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए जिसमें 3 शब्द किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं पर चौथा शब्द अलग है, तो शब्द अलग चुने। सेब, अंगूर और नाशपाती और केला। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी किस लिए, केला जो है थोड़ा सा आपका अलग शेप में होता है ना, केला तो बाकी तो सेब गोल होंगे, अंगूर भी गोल होंगे, नाशपाती भी थोड़ा सा गोल में आता है, लेकिन केला जो है थोड़ा सा अलग ही शेप में आता है। क्वेश्चन नंबर 146, एज पर इंडियन हिस्ट्री मुगल एम्पायर्स अकबर वाज द सन ऑफ, यानी कि अकबर किस यानी कि भारत के इतिहास के जो अनुसार जो मुगल बादशाह अकबर अब खालिस्तान का बेटा था, तो अकबर किसका बेटा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हुमायूं का बेटा था, यानी कि अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। क्वेश्चन नंबर 147, एक संख्या 84 से जितनी अधिक है उतनी 108 से कम है, वह संख्या क्या है? तो वह संख्या कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला 147 का वह होने वाला बी, यानी कि 96। यानी एक संख्या 84 से जितनी अधिक है उतनी ही 108 से कम है, तो वह संख्या कौन सी है? 96। क्वेश्चन नंबर 148, who each was the first Indian to win the Nobel Prize, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो जिसने नोबेल प्राइज सर्वप्रथम जीता हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है नोबेल प्राइज जीतने वाले हमारे सर्वप्रथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राइज जीता हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें भी सीरीज दी हुई है, रिप्लेस करना, फाइंड करना है एक्चुअल नंबर, इसका कौन सा होने वाला है? तो 149 में जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है वह होने वाला है 243, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसका होने वाला है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, इसका हमारा राइट लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट बैंक ऑफ इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में निजी क्षेत्र का बैंक है एक? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, ICICI बैंक इज़ द प्राइवेट बैंक ऑफ इन इंडिया, इनमें है ना। तो इस प्रकार से हमने जो पूरे जो है 150 क्वेश्चन के हमने जो है कंप्लीट कर लिए, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कैसे कि IRL के पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था 150 नंबर के, तो कुछ क्वेश्चन इसमें टफ थे, बाकी जो रीजनिंग एप्टीट्यूड के इसमें क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर जिसकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड की अच्छी तैयारी रही होगी तो वह क्वालिफाई कर लेगा। बाकी जो जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी है वहाँ से भी अगर उसने कुछ क्वेश्चन किए तो वहाँ से भी उसका मतलब सिलेक्शन होना पक्का है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे IRL का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही और भी नए नए वीडियोज़ देखने के लिए मिलते रहें। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।